बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चे, आज हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। इसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स की कितनी ब्रांच है, कौन कौन सी ब्रांच है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिटेल से देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर गुजरांवाला बोर्ड और लाहौर बोर्ड में इसमें से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और साथ में एमसीक्यूज भी आ जाता है। अगर इसके अलावा कोई बोर्ड है तो उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 नंबर का दे दिया जाता है। इसलिए बच्चे इसको बहुत गौर से आज के लेक्चर को पढ़िएगा ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में। पहली ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड अफेक्ट। मतलब इसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, मैं आपको बता चुका हूं पहली वीडियो में कि कोई भी चीज अगर उसका मैस है और वो जगह घेरती है तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ये फुटबॉल भी ऑब्जेक्ट है, ये कार्टून भी ऑब्जेक्ट है। अब हम ये देखते हैं कोई चीज किस तरह से मूव करती है। अगर हमने किसी भी चीज की मोशन के बारे में पढ़ना है तो हमें मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है। मतलब साथ में ये देखते हैं इट्स कॉजेज, मतलब कोई चीज मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फुटबॉल मूव कर रहा है क्योंकि इसको फोर्स मिली और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो कितनी तेजी से जाएगा, कितनी दूर जाएगा, कितने टाइम में जाएगा अपनी मंजिल तक। तो ये सारी चीजें अगर आपने हरकत के बारे में पढ़नी है तो आपको मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि चीजें किस तरह से मूव करती हैं। अगर कोई चीज गोल मूव कर रही है तो उसकी मोशन को क्या कहेंगे। अगर कोई चीज सीधी मूव कर रही है उसकी मोशन को क्या कहेंगे। अगर कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी रैंडम मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे। तो इसमें अगर मोशन से जुड़ी कोई भी बात हमने पढ़नी है तो हम फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं, हमारे पास है हीट। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। इट डील विद द नेचर ऑफ हीट। बच्चे इसका मतलब यह है कि हीट की नेचर क्या है। जैसे हर चीज की कोई ना कोई नेचर होती है, यहां हम देखते हैं कि हीट की नेचर क्या है। मतलब जब किसी चीज को हीट दी जाती है तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, हीट अंदर जाके क्या करती है। तो डेफिनेटली हीट उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। एक लिमिट से ज्यादा हीट दी जाए तो क्या होगा, वो उसको बर्न कर देगी। क्योंकि टेम्परेचर हीट दी जाती है, उसके मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आगे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बच्चे इसका मतलब ये है हीट के मोड जो है, मतलब हीट किस तरह से कितने तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यहां हम देख पा रहे हैं कि हीट यहाँ जो रॉड है इसमें कंडक्शन के तरीके से जा रही है। कंडक्शन का तरीका क्या होता है कि रॉड एक ठोस है और ये एटम से मिलके बना है, एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक एटम को हीट मिलती है, वो फिर दूसरे को देता है, फिर वो नेक्स्ट देता है। इस तरह हीट मूव करते करते यहां तक आती है। यहां हम देख पा रहे हैं ऊपर हैंड है और यहाँ पे हवा थी। वो हवा जो थी हीट की वजह से गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा फिर नीचे आती है, यहाँ आती है, गर्म होती है, ऊपर जाती है। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये गर्म हवा की वजह से जो इसको हीट मिल रही है, इस तरीका को बोलते हैं कन्वेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो रेडिएशन से हीट मिल रही है, इसको यहाँ पे जो बंदा दूर बैठा है इसको भी हीट मिल रही है, इसको रेडिएशन बोलते हैं, इस तरीकाकार को। लेकिन बच्चे इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे लास्ट वाले चैप्टर में। तो अगर हीट से जुड़ी कोई भी चीज आपने पढ़नी है कि हीट क्या करती है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, वो बर्न करती है, क्यों करती है, कि किन चीजों में हीट फ्लो तेजी से करती है, किन में नहीं। तो हीट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो वो हम कवर करते हैं हीट की ब्रांच में, फिजिक्स की ब्रांच जो हीट है उसमें। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं साउंड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में बता रहा है इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। बच्चे इसमें एक चीज समझने वाली है, फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं। अगर आप देखें कोई इंसान है, उसके बाल होंगे, उसके बालों का कोई कलर डिफरेंट हो सकता है, उसकी स्किन का कलर डिफरेंट हो सकता है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, तो वो दिखने में जैसा है वो सारे फिजिकल एस्पेक्ट है। तो यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं साउंड वेव के। तो वेव जिस तरह से दिखती है वो दिखने में जैसी होती है, उसकी वेवलेंथ कैसी है, उसमें फ्रिक्वेंसी वो जिस तरह की नजर आती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट। तो किस इंस्ट्रूमेंट से जो वेव निकलती है वो कैसी होगी, वो सारे फिजिकल एस्पेक्ट हैं। एंड प्रोडक्शन,
प्रॉपर्टीज कि वेव किस तरह से पैदा होती है साउंड की। तो बच्चे ये बिना हवा के पैदा नहीं होती। आप देखें कि अगर कोई दो बंदे चांद पे खड़े हैं तो उनको आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहां पे हवा नहीं है। तो यहाँ जमीन पे हवा मौजूद है, जब आप बोलते हो तो हवा के मालिक्यूल कुछ इस तरह से एक दूसरे से टकराते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई बंदा बोल रहा है तो यहाँ के मालिक्यूल टकराएंगे और आगे फर्दर मूव करते जाएंगे और यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको ये आवाज सुनाई देगी। तो मतलब ये किस तरह से पैदा होती है और किन चीजों में ये पाई जाती है, मतलब इसके क्या काम है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये जो साउंड है इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि समंदर कितना गहरा है और समंदर के नीचे कौन सी चीजें पाई जा रही हैं। तो मतलब इसकी मदद से हम समंदर की गहराई माप सकते हैं। जो हमारे पास एक सोनार सिस्टम भी है, 10th क्लास में हम देखते हैं उसको। तो बच्चे साउंड से जुड़ी कोई भी चीज, साउंड किस तरह का है, औरतों की आवाज बारीक क्यों है, मर्दों की आवाज बारीक क्यों है, जब हमारी आवाज को एम्पलीफाई में रखा जाता है तो वो इतनी बड़ी क्यों हो जाती है, इतनी लाउड क्यों हो जाती है। तो साउंड से जुड़े कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो वो आपके क्लियर हो जाते हैं साउंड फिजिक्स में। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं लाइट। तो लाइट की अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। बच्चे फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट क्या है, देखिए फिजिकल एस्पेक्ट आपको बता चुका हूं, इसी तरह वो भी यहाँ पे अप्लाई होंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट से क्या मुराद है कि लाइट किस तरह की दिखती है, उसके डिफरेंट कलर क्यों है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस तरह से काम करती है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बच्चे मुराद ये है कि ये एक लेंस देखें, अगर किसी की नजर वीक है तो डेफिनेटली उसकी आई साइड में कोई आई बॉल जो है उसका लेंस वीक वगैरह होता है, उसके लिए हम यहाँ पे एक जो हमारी मिरर होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उसमें एक लेंस लगा दिया जाता है। वो जो लेंस है वो किस तरह से रेज को कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, तो ये सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है कि रेज किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से मूव करती हैं, ये किस तरह से जो टॉर्च वगैरह होते हैं इसमें से लाइट निकलती है, ये लाइट किस तरह से स्कैटर हो जाती है। ये सारी चीजें अगर लाइट से जुड़ी आपने पढ़नी है कि इनके कितने कलर होते हैं, सिंगल एक कलर की लाइट किस तरह से बना सकते हैं, हमारी जो व्हाइट कलर की लाइट है उसमें कितने कलर होते हैं, ये कलर बनते किस तरह से हैं, इनमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, ये सारी चीजें अगर लाइट से जुड़ी चीजें आपने पढ़नी है तो आपको लाइट फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ज्यादा डिटेल में चीजें बच्चे मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी हम इसमें डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपका लेवल अभी बस 9th क्लास का बेसिक लेवल है, तो हम बेसिक चीजें देखेंगे। तो अभी अब बस आपको ये समझना है कि लाइट के बारे में अगर आपको कुछ चीजें पढ़नी है तो आपको लाइट फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चे अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट एंड इन मोशन। बच्चे इसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज क्या होते हैं आपको पता है, एक एटम है, एटम के अंदर चार्ज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, आगे इस पे हम बात करते हैं। उसके जो चार्ज है वो किस तरह से मूव करते हैं तो क्या होता है। तो बच्चे जब चार्ज मूव करते हैं ना तो करंट पैदा होती है। जैसे ये टावर है, इसमें वायर में जब चार्ज मूव करेंगे तो मूव करने से बच्चे करंट पैदा होता है। और उसके अफेक्ट क्या होंगे, चार्ज जब मूव करते हैं तो उससे अफेक्ट क्या होंगे, डेफिनेटली करंट पैदा होगा और साथ में और क्या अफेक्ट होंगे, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और उसके मैग्नेटिज्म के साथ क्या अफेक्ट होंगे। तो मतलब ये बच्चे अगर आपने बात समझनी है रिलेशन विद मैग्नेटिज्म तो ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको मजीद डिटेल से बता देता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास है ये एक कंडक्टर। बच्चे कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें से हीट या करंट गुजर पाए हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो ये कॉपर की कोई वायर वगैरह ले लो आप, तो इसमें हमारे पास इसमें करंट गुजर है, इसको एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी के साथ बच्चे हमने कनेक्ट किया तो हम देख रहे हैं यहाँ इसमें से करंट गुजरना शुरू हो गया। जब इस वायर में से करंट गुजरता है तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। बच्चे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे ही होती है जैसे मकनातीस की होती है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि ये क्या इफेक्ट है, रिलेशनशिप क्या है इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर हमने इनका रिलेशनशिप देखना है तो उसके लिए बच्चे हमें पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मकनातीस का और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या रिलेशन है बच्चे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये चार्ज मूव करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्यों करते हैं, जब करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, जो करंट पैदा होती है। अगर आपने करंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और मैग्नेटिज्म के बारे में तो आपको बच्चे पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट अगर हम ब्रांच की बात करें तो हमारे पास आता है एटॉमिक फिजिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। बच्चे अगर हमें यह देखना है कि एक एटम किस तरह का बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है,
तो उसके लिए हमें एटॉमिक फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसको कोई डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, एटम क्या चीज है, किस किस्म का होता है, कौन सा एटम क्या वर्क करता है और उसके ऑर्बिट में क्यों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए बच्चे हमें पढ़नी पड़ती है एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट बच्चे अगर हम देखें तो हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन देखें, इट डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लाई। तो बच्चे यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लाई क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लाई क्या है। देखिए ये हमारे पास एक एटम है, इसके सेंटर वाले हिस्से को बोलते हैं न्यूक्लियस, ये आप पढ़ चुके हो। इसी तरह ये भी एटम है, तो इसके सेंटर वाले हिस्से को बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर इसके सेंटर वाले हिस्से और इसके सेंटर दोनों न्यूक्लियस को इकट्ठा बोले तो उसको न्यूक्लाई बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस की जो जम है उसको बोलते हैं न्यूक्लाई। तो मतलब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो उनको एक साथ बोलने के लिए न्यूक्लाई कहते हैं। अब डेफिनेटली ये जो न्यूक्लाई होंगे इनके अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी भी स्टडी हम इसी में करते हैं। पार्टिकल उनके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से वर्क करते हैं। तो बच्चे मैं आपको चीज एक बता दूं, न्यूक्लियर फिजिक्स में यहाँ पे देखें न्यूट्रॉन आ रहा है, न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, वो टूटेगा तो एनर्जी निकल रही है इसके अंदर से। जब ये टूटता है तो हीट एनर्जी निकल रही है। इसी चीज को हम फिशन और फ्यूजन का तरीका यूज करते हैं, फिशन और फ्यूजन बोलते हैं इसको। इसी तरीके को यूज करते हुए बच्चे हमने न्यूक्लियर बम वगैरह बनाए, क्योंकि वो टूटेंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आपने न्यूक्लाई के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस क्या चीज है, दिखने में तो बच्चे एक एटम देखें, एटम के सेंटर वाले हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन इस पे भी पूरी एक फिजिक्स की बुक है कि ये किस तरह से काम करता है, इससे हम किस तरह से काम ले सकते हैं। ये फिशन फ्यूजन जो है बच्चे, सबसे ज्यादा फ्यूजन जो है हमारे सूरज पे होता है, क्योंकि वहां पे भी ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में, और उसके अंदर जो पार्टिकल है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनसे क्या काम लिया जा सकता है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं, हमारे पास आता है प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर स्टेट ऑफ मैटर। बच्चे यहां एक चीज समझने वाली है कि हमने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पे कहता है जो प्लाज्मा है वो मादा की चौथी इकसाम है और वो आयनिक स्टेट है। आयनिक स्टेट क्या होता है इसको समझना जरूरी है बच्चे। जब हम किसी एटम को या मॉलिक्यूल को हम हीट या लाइट देते हैं तो उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके एटम ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, ज्यादा इसमें एनर्जी आ जाती है। एनर्जी ज्यादा आने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं, तो इस पे कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, तो ये आयन बन जाता है, इसको फिर हम आयन बोलते हैं। इसी तरह अगर हम इधर देखें तो ये देखें, ये एक स्टेबल है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस पे मौजूद है, इस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अगर हम इसको हीट दें या इस पे कोई लाइट की बम्बार्डमेंट करें तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके एटम में वाइब्रेशन ज्यादा होगी और वो आपस में टकराएंगे, टूटेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, नेगेटिव अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे, नेगेटिव अलग हो जाएंगे। तो ये जो स्टेट होगी हमारे पास, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। अब एक चीज बच्चे समझ आई कि प्लाज्मा फिजिक्स जो है, जो प्लाज्मा स्टेट है, वो बहुत ज्यादा हीट देने से वो वजूद में आती है। तो बहुत ज्यादा हीट कहाँ पे होती है, बहुत ज्यादा हीट तो सूरज पे होती है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा प्लाज्मा तो फिर सूरज पे होगा। तो बच्चे बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लाज्मा हमारी स्पेस में, हमारे सन में और स्टार में पाया जाता है। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि प्लाज्मा ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सन और स्टार वगैरह में प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये मादा की चौथी स्टेट है, ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। अगर बच्चे नेक्स्ट देखें, जियोफिजिक्स जो हमारी लास्ट है, इसमें डेफिनेशन देखें, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। बच्चे बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत दफा ये बोर्ड में आ चुकी है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जमीन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर जो लावा निकलता है वो क्यों निकलता है, जमीन के अंदर जो हीट है वो किस तरह से हम उसको बाहर निकाल के उससे काम ले सकते हैं, जो मैग्मा है वो कहाँ से आया था, उसका क्या काम है।
तो ये सारी चीजें हम जियोफिजिक्स में देखते हैं। बच्चे हम देखते हैं कि जमीन कुछ प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, जब वो प्लेटें हिलती हैं तो जल्जले आते हैं। अगर आपने जल्जलों के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह से आते हैं, वो क्यों प्लेटें हिलती हैं, ये सारी जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ना है कि इनसाइड जमीन के क्या है और वो किस तरह से सॉलिड है, लिक्विड है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, तो इसके लिए आपको बच्चे पढ़ना पड़ेगा जियोफिजिक्स। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी ब्रांचेस की समझ आ गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चे ये इसमें 2 नंबर आपके कवर हो सकते हैं, 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है और MCQs भी आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखें, नहीं समझ आई तो एक दफा वीडियो को दोबारा से देखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।